हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्वाति और आज के वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, वीडियो देखना आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि हर क्वेश्चन में हमें 2 से 3 क्वेश्चन और मिलेंगे, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मूल अधिकारों की व्याख्या हेतु प्रतिपादित आच्छादन का सिद्धांत संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं: न्यायपालिका द्वारा विधि के अवैध व वैध के मध्य अलगाव का, बी, पूर्व में जो संविधान संशोधन हो चुके हैं वे अवैध नहीं माने जाएंगे, सी, मूल अधिकार व पूर्व संवैधानिक विधियों में गतिरोध, या डी, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति। आच्छादन का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? देखिए, इसका राइट आंसर है सी, मूल अधिकार और पूर्व संवैधानिक विधियों में गतिरोध। देखिए, अगर हमारे जो मूल अधिकार हैं और जो पूर्व की जो विधियां हैं, संवैधानिक विधियां, अगर उनमें गतिरोध हो जाता है तो क्या होगा? तो जो हमारे मूल अधिकार हैं वो हावी हो जाएंगे, वो प्राइमरी हो जाएंगे, लेकिन जो पूर्व की संवैधानिक विधियां हैं वो समाप्त नहीं होती हैं, उनका आच्छादन होता है और यही आच्छादन का सिद्धांत है। देखिए, न्यायपालिका द्वारा विधि के अवैध और वैध के मध्य अलगाव का जो सिद्धांत है वो पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। जिस तरह से जो आच्छादन का सिद्धांत से क्वेश्चन बना है, इन बाकी के ऑप्शन से भी एक नया क्वेश्चन बन सकता है। पूर्व में जो संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं वे अवैध नहीं माने जाएंगे। किसके अंतर्गत नहीं माने जाएंगे? भविष्यलक्षी विधि के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट एल हार्डग्रेव द्वारा हित समूहों में किए गए विभाजन में सम्मिलित नहीं है। ए, सामुदायिक संघ, बी, श्रमिक संघ, सी, व्यवसायिक समूह, या डी, महिला संगठन। इसका राइट आंसर है डी, महिला संगठन। देखिए, महिला संगठन खुद में तो हित समूह है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, ये एक प्रेशर ग्रुप है, लेकिन हार्डग्रेव ने जो विभाजन दिया था उसके अंदर ये सम्मिलित नहीं है। देखिए, हार्डग्रेव ने जो विभाजन दिया था उसमें सामुदायिक संघ है, श्रमिक संघ है, व्यवसायिक समूह है, कृषि और ग्रामीण समूह है, विद्यार्थी संगठन है। उन्होंने टोटल 5 शीर्षक में हित समूहों को विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत की पूर्वगामी समिति है। ए, अनुशीलन समिति, बी, मित्र मेला समिति, सी, आर्य बांधव समाज, या डी, भारतीय साम्यवादी दल। देखिए, पूर्वगामी समिति है यानी वो कौन सी समिति है जो बाद में अभिनव भारत के रूप में कन्वर्ट हो गई थी। इसका राइट आंसर है बी, मित्र मेला। देखिए, मित्र मेला 1899 में गठित हुई थी और दामोदर सावरकर उन्होंने ही कालांतर में 1904 में अभिनव भारत समाज में इस समिति को कन्वर्ट कर दिया था। और जो आर्य बांधव समाज है ये 1902 में फॉर्म हुआ था और किसके द्वारा स्थापना की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है। ए, प्रशासनिक प्रक्रिया व राजनीतिक प्रक्रिया की निकटता, बी, लोकतांत्रिक आदर्शों की परंपरा का प्रसार, सी, दल बदल की राजनीति, या डी, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य। इसका राइट आंसर है नंबर 4 यानी कि ए, बी, सी, डी चारों ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप के संबंध में सही स्टेटमेंट है। देखिए, बी, सी और डी ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें
पता है कि लोकतांत्रिक आदर्शों की परंपरा का प्रसार है, दल बदल की राजनीति है और लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। ये बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है, आप सबको अच्छे से समझ में आते हैं। लेकिन जो फर्स्ट है प्रशासनिक प्रक्रिया व राजनीतिक प्रक्रिया की निकटता, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको बता देती हूँ कि जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो है विकास योजनाएं, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं और जो शासन संचालन किया जाता है, ये प्रशासनिक प्रक्रिया उससे रिलेटेड है। और राजनीतिक प्रक्रिया सत्ता से रिलेटेड है, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है। पहले केंद्रीकरण था और अब धीरे धीरे जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है, उसने प्रशासनिक प्रक्रिया और राजनीतिक प्रक्रिया की निकटता बढ़ा दी है। तो ये भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, एकीकरण स्वरूप व चेतनात्मक स्वरूप। भारतीय राजनीति के संदर्भ में जाति के ये 3 स्वरूप किसने बताए हैं? ये नाम किसने दिए हैं? ए मॉरिस जोन्स, बी रजनी कोठारी, सी अतुल कोहली या डी रुडोल्फ एंड रुडोल्फ? इसका राइट आंसर है आंसर बी। ये जो नाम दिए गए हैं या ये जो स्वरूप बताए गए हैं, ये रजनी कोठारी के द्वारा बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन के मूलभूत नियम संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? आर्टिकल 37, आर्टिकल 30, आर्टिकल 12 या आर्टिकल 51 ए। शासन के मूलभूत नियम, इसका राइट आंसर है आंसर ए, आर्टिकल 37। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि शासन के मूलभूत नियम हैं क्या? देखिए, शासन के मूलभूत नियम है नीति निदेशक तत्व। आर्टिकल 37 के अनुसार राज्य का ये कर्तव्य है कि वो इन नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग विधि निर्माण में करे, इसीलिए ये शासन के मूलभूत नियम हैं। और देखिए, आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को जो एजुकेशनल, जो उनकी संस्थाएं चलाने की या उनकी स्थापना करने की या उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं और 51 ए हमारे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा मानक सम्मिलित नहीं था? नहीं था। ए राष्ट्रीय विकास, बी प्रशासनिक व वित्तीय क्षमता, सी पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन या डी क्षेत्रीय भाषाएं। वो कौन सा मानक था जो फजल अली रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया था जब वो अपनी रिपोर्ट बना रहे थे? इसका राइट आंसर है डी क्षेत्रीय भाषाएं। देखिए, फजल अली रिपोर्ट है क्या? फजल अली रिपोर्ट राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित एक जो समिति गठित की गई थी फजल अली की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर 1953 में। तो ये फजल अली रिपोर्ट है जिसमें ए, बी और सी ये तीनों तो मानक थे, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो इस रिपोर्ट का मानक का निर्धारण नहीं करती है। और जो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग हुई थी उससे संबंधित 2 आयोग जो गठित किए गए थे, एक था एस के धर आयोग और दूसरा था जेवीपी आयोग। अब ये जेवीपी में कौन कौन थे? जेवीपी में थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। आपको ये दोनों आयोग भी याद रखने हैं। अब आप खुद देख लीजिए, एक क्वेश्चन में हमारे 3 से 4 क्वेश्चन अपने आप तैयार हो रहे हैं। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन को प्लीज़ स्किप मत किया कीजिए, ये आपको कहीं ना कहीं आपके नोट्स बनाने में और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए। देखिए, हमें जो यहाँ निधियों के नाम दिए गए हैं उनको उनके आर्टिकल से मिलान करना है। आप ऑप्शन देख लीजिए, लोकलेखा निधि है, आकस्मिक निधि है और संचित निधि है। सामने आर्टिकल दिए गए हैं, हमें मैच करना है कि किस निधि का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है।
राइट आंसर क्या होगा? देखिए लोक लेखा निधि ये है आर्टिकल 266 में, आकस्मिक निधि ये है 267 में, और संचित निधि ये है आर्टिकल 260 में। अब देखिए लोक लेखा निधि क्या है? लोक लेखा हमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो लोगों का पैसा है जो कि बैंकों में होता है, जो विकास पत्रों के रूप में होता है, जैसे इंदिरा विकास पत्र या किसान विकास पत्र, वो सब लोक लेखा निधि में आता है। और जो आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि का निर्धारण जो हमारी पार्लियामेंट है वो लॉ बनाकर डिसाइड करती है कि कितना पोर्शन या कितना पैसा इसमें रखा जाएगा। संचित निधि में हमारे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, करों से प्राप्त जो धन होता है या जो उधार से हमारे पास पैसा आता है हमारी कंट्री के पास, वो संचित निधि में होता है, और इसमें से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमादेश किनके विरुद्ध जारी किया जाता है? यहाँ नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे कूट दिया गया है, आपको देखना है कि कौन कौन सा सही है परमादेश के संबंध में। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध, निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध, न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध, या प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 3rd और 4th। परमादेश न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध भी प्राप्त होता है और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी प्राप्त होता है। देखिए परमादेश क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है उसका एक पार्ट है परमादेश, और ये परमादेश हम उन लोगों को दे सकते हैं जो भी लोक कर्तव्य, जो हमारे लोक सेवक हैं, उनके लिए जो लोक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करने के लिए हाई कोर्ट, न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी दोनों को ये आदेश दे सकता है। ये आदेश राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध बिल्कुल नहीं दिए जा सकते और निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध भी नहीं दिए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है जिसे लेकर राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको शामिल किया गया है? ए, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या डी, सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इसका राइट आंसर है आंसर डी, यानी कि सामाजिक और आर्थिक दोनों ही प्रजातंत्र इसके अंदर सम्मिलित हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। देखिए ये जो उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? हमारे राज्य में जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है उसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और उसका आधार है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। आज हम इतने ही क्वेश्चन लेंगे। देखिए कहने में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने, लेकिन इसमें हमने बहुत सारे और क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इसी तरह के और वीडियोस बनाऊं या थ्योरेटिकल या एक्सप्लेन करने वाले वीडियोस और मैं आपके सामने लेकर आऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।